स्वागत है आपका HYD टीवी पर। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं मोहसिन और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए डाले गए वोट। 82,296 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। वाराणसी में शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। सुषमा और योगी ने किया उद्घाटन। मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिशों को लगा बड़ा झटका। पीएनबी घोटाले के आरोपी ने छोड़ी भारतीय नागरिकता। एंटीगुआ में सरेंडर किया पासपोर्ट। जम्मू कश्मीर बड़गाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नोनाका का हुआ निधन। 113 साल के थे जापानी बुजुर्ग मसाजो नोनाका। और अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद हो रहे ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है और गिनती खत्म होने के तुरंत बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। 3 चरणों में होने वाले इन चुनाव में सोमवार को पहले चरण का मतदान हुआ। प्रशासन ने वोटिंग के लिए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किया था। पंचायत चुनाव में पहले चरण के तहत कुल 3,701 सरपंच स्थानों के लिए कुल 12,202 उम्मीदवार और 28,976 वार्ड मेंबर सीटों के लिए 70,094 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गौरतलब है कि इन चरण में कुल 4,489 सीटों के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन 769 सरपंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उसी तरह 39,822 वार्ड सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिनमें से 10,654 वार्डों के सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। दूसरी तरफ अदालती मामलों की वजह से 9 पंचायतों में चुनाव नहीं हो रहे हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर नजर रखने के लिए करीब 55,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। बता दें कि दूसरे और तीसरे चरण का मतदान 25 और 30 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कृषि क्षेत्र से चतुर्वेद महारुद्र साहित्य सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। चंडी यज्ञ सिद्दीपेट जिले के इरावली में सोमवार से शुक्रवार तक जारी रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री केसीआर ने चंडी यज्ञ की तैयारियों का जायजा लिया। इस चतुर्वेद महारुद्र सहित सहस्त्र चंडी यज्ञ में श्रृंगेरी पीठाधिपति भारती तीर्थ स्वामी, विशाखा पीठाधिपति स्वरूपानंद स्वामी के अलावा देश भर के 200 साधु संत भाग लेंगे। चंडी यज्ञ के कार्यों की देखरेख शारदा पीठ के वेद पंडित कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मंगलवार को दिल्ली का दौरा करेंगे। वो केंद्र मंत्री हर्षवर्धन के बेटे मयानिक की शादी समारोह में भाग लेंगे। केंद्र मंत्री के निमंत्रण पर वो राष्ट्रीय राजधानी में शादी के समारोह में भाग लेने के लिए मंगलवार को रवाना हो जाएंगे। शादी के समारोह के भाग लेने के बाद वो उसी रात ही हैदराबाद वापस होंगे। सोशल मीडिया पर इस्लाम और सहाबा इकराम की शान को लेकर गश्त कर रहे गुस्ताखाना वीडियोस के खिलाफ मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा और तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने आज सिटी पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस तरह के वीडियोस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ऐसे वीडियोस को शेयर या फॉरवर्ड करने से नौजवानों को बचने की हिदायत दी। आज हमारे कमिश्नर ऑफिस को हम आए और कमिश्नर साहब को हमने एक एप्लीकेशन दिया है, दरख्वास्त दिया है। चंद दिनों से हैदराबाद में सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ होती जा रही है और ये सिलसिला चढ़ पड़ा है और इसमें कुछ अपने लोग भी जो कम इल्म है और इल्म से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, वो भी हज़रत सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। चुनांचे हाल ही में एक ट्रैवल्स के साहब ने यूट्यूब चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कह दी सहाबा किराम के बारे में, हज़रत मुआविया के बारे में, हज़रत अबू सुफियान के बारे में, और इस अंदाज की गुफ्तगू की जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी।
और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने आज आकर कमिश्नर साहब से दरख्वास्त की कि उनके चैनल को बंद किया जाए और उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। और ये भी दरख्वास्त किया है कि जो भी हजरात इस अंदाज की साहब किराम की शान में गुस्ताखी करेंगे, हम उनके नाम आपके पास देंगे, तो आप उनसे ज़्यादा यानी फौरी एक्शन में ले, उनको एक्शन ले, पूरी उन पर एक्शन ले। और उन्होंने इस बात का वादा किया। विशाखा स्टील प्लांट में एक और अग्नि दुर्घटना घटी है। रविवार देर रात स्टील मेल्टिंग शॉप फिल्टर प्लांट 2 में भारी अग्नि दुर्घटना घटी। घटना की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी आग बुझाने घटनास्थल पर पहुंचे। गौरतलब है कि 4 दिन की अवधि में यह दूसरी अग्नि दुर्घटना है। स्टील प्लांट में लगातार अग्नि दुर्घटनाएं घटने से कर्मचारी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हादसे में नुकसान का अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इस बार खास होने जा रहा है। आयोजन के खास होने की वजह यह भी है कि इस बार ये कुंभ के साथ ही आयोजित हो रहा है। वहीं इस बार आयोजन स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 21 से 23 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 जनवरी को इसमें शिरकत करेंगे। सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत अन्य देश विदेश के बड़े नेताओं की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। पहले दिन यहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जबकि देर रात को योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। सम्मेलन के खत्म होने के बाद सभी प्रतिनिधि 24 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में जाएंगे, जबकि 26 जनवरी को राजधानी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि वाराणसी में इस बार सम्मेलन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टेंट भी लगाए गए हैं। Our passport has become a security cover for our Indian diaspora. एक ट्वीट कीजिए, just 140 कैरेक्टर्स, रात के 12 बजे कीजिए, सुबह तड़के 3 बजे कीजिए, दोपहर के 3-4 बजे कीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका समाधान होता है ना। इसीलिए मैंने कहा है, हेल्प इज जस्ट 1 ट्वीट अवे। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद को उस याचिका पर सुनवाई करने से अलग कर लिया है जिसमें सीबीआई के अंतरिम निर्देशक के तौर पर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिका में सीबीआई निर्देशक के चुनाव को शॉर्टलिस्ट करने, चुनाव करने और नियुक्ति करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की गई है। जस्टिस गोगोई ने सुनवाई से खुद को अलग करने का तर्क देते हुए कहा कि वो अगले सीबीआई निर्देशक का चयन करने वाली समिति की बैठक का हिस्सा हैं। अब इस याचिका पर 24 जनवरी को दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। मेहुल चौकसी ने अपने भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया है और खुद को एंटीगुआ का नागरिक बताया है। यानी मेहुल चौकसी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया है। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ हाई कमीशन में अपना पासपोर्ट जमा करवाया है। बता दें कि कल ही मेहुल चौकसी के प्रत्यार्पण मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसने खुद को आधिकारिक तौर पर एंटीगुआ का नागरिक घोषित कर दिया है। ऐसे में उसे भारत प्रत्यार्पित करना और भी मुश्किल हो सकता है। बता दें कि मेहुल चौकसी के खिलाफ पहले ही इंटरपोल का नोटिस जारी किया हुआ है। भारत की कई एजेंसियां लगातार उसकी तलाश कर रही थी। मेहुल चौकसी 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है। इस धोखाधड़ी मामले में चौकसी का रिश्तेदार नीरव मोदी मुख्य आरोपी है। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी गीतांजलि ग्रुप का चेयरमैन है। धोखाधड़ी मामले का खुलासा होने के बाद उसने एंटीगुआ में शरण ले ली थी। आपको ये भी बता दें कि ईडी, सीबीआई जैसी सुरक्षा एजेंसियां पीएनबी स्कैम मामले की जांच में जुटी हैं। ईडी ने अभी तक मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की कुल 4,765 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जम्मू कश्मीर में बड़गाम जिले के चारी शरीफ जीन पांचाल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 53 राष्ट्रीय राइफल्स, बड़गाम पुलिस और सीआरपीएफ इस ऑपरेशन में शामिल हैं। बड़गाम के जिन पांचाल में सेना और सुरक्षा बलों के
3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सूत्रों की माने तो अब तक 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। आतंकी चारी शरीफ के पास एक धार्मिक स्थल में छिपे हुए हैं, जिसे सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। मुठभेड़ शुरू होते ही पूरे जिले की मोबाइल सेवाएं रोक दी गई हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष जापान के मसाजो नोनाका का 113 साल की उम्र में निधन हो गया है। उत्तरी मुख्य द्वीप होक्काइदो के आशोरो स्थित अपने घर में सोते समय कल दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। जापान के होक्काइदो द्वीप निवासी नोनाका को पिछले साल 112 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष का प्रमाण पत्र मिला था। उनका जन्म 25 जुलाई 1905 को हुआ था। उनकी परवरिश एक बड़े परिवार में हुई थी। नोनाका की पत्नी और उनके 5 में से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए HYD TV।